हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीआईबी का जो करंट अफेयर किया था, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का जो भी एक साल में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो उन सभी को हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज का जो ये आपका लेक्चर है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लास्ट ईयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं, कैसे उनसे भारत की जो हमारी रक्षा प्रणाली है कितनी स्ट्रोंग हुई है, और कौन कौन से अभ्यास है, चाहे वो नौसेना ने अभ्यास किया हो, मिलिट्री ने अभ्यास किया हो, तो वो तमाम अभ्यास आप इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि भारत सरकार का क्या प्रयास है। भारत सरकार शुरू से ही ये चाहती है कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर इन द सेंस सेल्फ, आपको सारी चीज़ें क्या है, आपको खुद ही बनानी है, क्योंकि आप डिफेंस के मामले में किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते। ठीक है ना, आप ये नहीं हो सकता है कि पता चले आप बंदूक तो यहाँ पे बना रहे हो और गोली आप दूसरे देश से ला रहे हो। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। कल को अगर युद्ध हो जाता है और उस देश जो वो दूसरा देश जो है वो अपने एक्सपोर्ट को बंद कर देता है, तो भारत के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भारत सरकार का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही हो। स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट जितने भी है, उनका जो ना केवल उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनका मैन्युफैक्चरिंग है और उनका जो बिक्री है वो सारी की सारी इंडिया से हो। और भारत क्या है, एक एक्सपोर्ट कंट्री के तौर पर अपने आप को डिफेंस फील्ड में स्थापित करे। अभी क्या है, इंडिया एक मेजर इंपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है ना, तो डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट है वो भारत क्या करता है, आयात करता है विदेशों से, रशिया से, यूएसए से। तो भारत क्या चाहता है कि इस आत्मनिर्भर अभियान के द्वारा भारत निर्यातक, शुद्ध निर्यातक के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो रक्षा में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना और देश को इस क्षेत्र में एक शुद्ध निर्यातक बनाना है। ठीक है, भारतीय सेना के लिए उपकरणों की योजना बनाने और खरीद के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को खास तौर पर प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें देश के उभरते रक्षा उद्योग को समर्थन देने का प्रयास है। देखिए, मेक इन इंडिया की बात काफी बार आप लोगों ने सुनी होगी। मेक इन इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है, बट भारत को जो प्रयास करना चाहिए वो मेक फॉर इंडिया के लिए भी करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है कि भारत की जो घरेलू कंपनियां उनको बढ़ावा देना है, बल्कि जो विदेश की जो कंपनियां हैं उनके लिए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि वो भारत में आकर इन्वेस्ट करें। ठीक, और मेक फॉर इंडिया क्या है? मेक फॉर इंडिया में ये पहले जो दोनों कंपोनेंट है वो इसमें शामिल है कि भाई भारत की जो लोकल कंपनी है वो भी इसमें प्रोडक्शन करे, और विदेश से जो पैसा आए, इन्वेस्टमेंट आए, वो भी इसमें प्रोडक्शन करे। लेकिन साथ ही साथ जो प्रोडक्शन बने वो किसके लिए बने? हमारे लोकल लोगों के लिए बने। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, मान लो अब एप्पल ही है। एप्पल इंडिया में आके क्या करती है, मेक इन इंडिया के तहत एप्पल ने अपना यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दी और यहाँ पर उसको सस्ता लेबर मिल रहा है, सस्ते लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल रही है, और यहाँ से एप्पल के फोन वो एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ पर? चाइना में, सिंगापुर में, जापान में, और वहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है। तो इंडिया को तो उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो भारत सरकार को ना केवल मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस करना चाहिए, बल्कि मेक फॉर इंडिया के लिए भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की सोच के प्रति जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है उसने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। उसने तेजस बनाया है, अरुधरा और अश्लेषा रडार है। देखिए, यूपीएससी जो सिंपल पूछती है ना, वो सिंपल यही पूछती है। हाल ही में चर्चा में रहे अरुधरा और अश्लेषा पद संबंधित है किससे है? ये रडार है, ये आपके पनडुब्बी हैं, ये आपका आर्टिलरी गन है, ये आपका तोप टैंक जो भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रडार है। थर्ड वन है हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाला आकाश मिसाइल है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। ये भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हुई है इन सब की। ठीक है ना, तो पीआईबी ने इनका जिक्र किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इनकी डिटेल खुद से भी, आपको थोड़ा सा काम करना तो खुद से भी आप इसको क्या थोड़ा डिटेल इसकी देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब सशस्त्र बलों में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए कुछ फैसले हैं जो अभूतपूर्व हुए हैं। ठीक है, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ फैसले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट है जिन्होंने जो हमारे मिलिट्री सिस्टम है उसमें वुमेन के लिए जो दरवाजे वो पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। देखिए, पहला क्या है कि
कि सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों का स्थायी कमीशन लागू कर दिया गया है। स्थायी कमीशन क्या होता है कि पहले महिला जो ऑफिसर होती थी उनको 10 से 15 साल के लिए ही सर्विस करने की छूट दी जाती थी अधिकारी के पद पर, ऑफिसर एज ए ऑफिसर के तौर पर। लेकिन अब इनको बोल दिया गया कि अब आप यहाँ पर परमानेंटली स्थायी कमीशन दे दिया गया, अब आप रिटायरमेंट तक भी, है ना, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो आप रिटायरमेंट तक भी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए रह सकते हो। सेकंड वन, सभी सैनिक स्कूलों के लिए बालिकाओं का प्रवेश को खोल दिया गया। पहले मिलिट्री स्कूलों में लड़के ही पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने ये लागू कर दिया है कि लड़कियों को भी इक्वली रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। थर्ड वन, और जैसे एनडीए में अभी क्या हुआ है, एनडीए में भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, और अब जो जून का सेशन होगा 2022 का, उसमें पहली बार लड़के और लड़कियों का दोनों का बैच शामिल होगा। तो ये कुछ अभूतपूर्व फैसले हुए हैं। थर्ड वन, सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कंपनियों की कमान के लिए बीआरओ ने महिला अधिकारियों को नियुक्त किया। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे देश की सीमाएं हैं उन पर क्या होता है कि काफी कठिन वहाँ का इन्वायरमेंट है, तो उस कठिन इन्वायरमेंट के लिए आपके पास के स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन करता है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है। तो अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीआरओ ने एक सीमावर्ती क्षेत्र में एक महिला अधिकारी को अपॉइंट किया कि आपकी जिम्मेदारी है वहां पर रोड बनवाने की। तो देखिए, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या सेलिब्रेट किया? डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्वर्णिम विजय वर्ष को सेलिब्रेट किया है। ये किसकी याद में बनाया जाता है? इंदिरा गांधी जी के राज में, जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है ना, तो हमारी जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, एक सेना की टुकड़ी को नाम दिया गया था, उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान की एट्रोसिटी जो वहां पर अत्याचार कर रही थी पाकिस्तानी सेना, उनसे वहां के जो लोकल लोग थे उनको मुक्ति दिलाई थी। और इसी याद में स्वर्णिम विजय वर्ष बनाया जाता है क्योंकि इस दिन बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर राष्ट्र की जीत को याद करते हुए वर्ष भर चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष का जश्न बनाया, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसका समापन 16 दिसंबर 2021 को स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में हुआ। तो यूपीएससी सिंपल पूछ सकती है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वर्णिम विजय वर्ष, जो ये वर्ड है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, भारत की पाकिस्तान के ऊपर विजय से, भारत की चीन के ऊपर विजय से, या आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो इंडिया लाया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, उनकी ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो ये ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। नेक्स्ट है सीमा से लगे इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती। ये बीआरओ जो मैंने बताया था, देखिए ये रहा बीआरओ का काम है। बीआरओ ने अभी क्या किया है, इसमें काफी जो हमारी सीमाएं हैं उनको काफी सॉलिड किया है, उनको मजबूत किया है। अब इजीली वहां पर ट्रांसपोर्ट आपका उपलब्ध हो जाता है। सेकंड काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिंपल पूछ लेगी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देगी कि उमलिंग ला दर्रा पश्चिमी लद्दाख में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गलत, पूर्वी लद्दाख में है। तो पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रा पर बीआरओ द्वारा निर्मित सड़क अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य मतलब जहां पर व्हीकल चल सकते हैं। तो वो सड़क कहां पर बन गई? हमारे इंडिया में बन गई है। किस दर्रे में है वो? उमलिंग ला दर्रे में। और वो दर्रा कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, घुमा फिरा के यूपीएससी पर्सन पूछेगी। चलिए अब बात करते हैं कि सैन्य मामलों का जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो है, उसने क्या क्या काम किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने अगस्त 2000 में 101 वस्तुओं की पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, ये एक लिस्ट जारी की है। इन लिस्ट जारी करने का उद्देश्य क्या है कि इस लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू उद्योगों से ही खरीदे जाएंगे। घरेलू उद्योगों से ही खरीदे जाएंगे, मतलब आप इनको बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। सिंपल है, गवर्नमेंट का कहना ये है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बता दिए हैं। पहली सूची में 101 थे, दूसरी सूची में कितने जुड़े हैं? 108 और जुड़ चुके हैं।
तो लगभग कितने आपके 209 प्रोडक्ट हो चुके हैं। ये भारत सरकार ने एक सूची जारी कर दी रक्षा मंत्रालय ने कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनको ये 209 प्रोडक्ट जो है वो घरेलू उद्योगों से ही खरीदने कंपलसरी है। यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछेगी कि हाल ही में चर्चा में रही सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची किससे रिलेट करती है। ठीक है, ऑप्शन दे देगी जो जैव संसाधनों से रिलेटेड करती है। सेकंड है जो मॉडिफाई हुए हैं जीव जिनके डीएनए में चेंज किया गया उनसे रिलेट करती है। इंडिजीनियस जो हमारे जीव है जो केवल इंडिया में पाए जाते हैं उनसे रिलेट करती है। या फिर रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो सामान घरेलू उद्योग से खरीदे जा सकते हैं उनसे रिलेट करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इन सूचियों में भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रमुख युद्धक प्लेटफॉर्म, उन्नत हथियार प्रणाली, आयुध और गोला बारूद शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो सूचियां हैं वो रक्षा हार्डवेयर के आयात में कटौती करने के राष्ट्र के संकल्प को दिशा देने के अलावा सरकार के द्वारा शुरू किए गए कई परिवर्तनकारी कदमों के आधार पर पिछले 6 वर्षों में निर्मित रक्षा निर्माण में घरेलू उद्योग की भूमिका को बढ़ाएगा। ये थोड़ा कटा हुआ है, भूमिका को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा, तो हमारे जो लोकल लोग उनको रोजगार मिलेगा, हमारे अंदर इंडिपेंडेंस आएगी, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना बंद करेंगे, कभी रूस से ले रहे हैं, कभी अमेरिका से ले रहे, कभी चाइना से ले रहे, तो इन मामलों में कमी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान। संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई सेना नहीं होती है। जो भी देश संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है तो संयुक्त राष्ट्र उसको कुछ सर्टेन अमाउंट में जो संख्या में जो सैनिक है वो संयुक्त राष्ट्र के पास भेजने के लिए बोलता है, ताकि अगर किसी भी देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो सिविल वार हो, चाहे किसी दूसरे देश ने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, तो वो क्या करेगा, यूएन उस पर अपनी फोर्सेस भेज देगा। तो भारत भी इस शांति अभियान का एक हिस्सा है। और जो इम्पोर्टेंट रखने वाली बात यह है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। यूपीएससी यहाँ पे लिख देगी फर्स्ट। अब आपको लगेगा कि जनसंख्या के मामले में इंडिया सबसे आगे है ही, तो मे भी हो सकता है कि सैनिकों के मामले में भी भारत यूएन शांति अभियान में सबसे ज्यादा सैनिक भेजता हो, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। यूएन में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य जो योगदान करता है वो इंडिया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ प्रयास हैं जो भारतीय नौसेना के द्वारा किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। जैसे ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प है आपका यूएस और ईरान के बीच में जब कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, ईरान ने यह बोल दिया था कि आप अमेरिकन अपनी एम्बेसी को यहाँ से लेके चले जाओ, तो भारत के सामने भी चुनौती होगी, क्योंकि भारत को भी व्यापार करना है। किससे? होर्मुज एक जल संधि है जो रेड सी को अरब सागर से जोड़ती है। ये अरब सागर है, यहाँ रेड सी है, इसको कौन जोड़ता है? होर्मुज जल संधि। तो उसकी सेफ्टी को लेकर भारत के सामने भी कुछ चिंताएं थी, क्योंकि भारत का बहुत सारा सामान जो मिडिल ईस्ट से आता है वो इस जल संधि के माध्यम से ही आता है। तो भारत ने उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रयास किया, एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन संकल्प। सेकंड है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। इसमें क्या है? भारतीय नौसेना ने कोरोना के काल में अपने आसपास के देशों के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। थर्ड वन ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये हमारे इंडिया में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, जो क्योंकि वो जमीन लैंड से काफी दूर है, समुद्र के अंदर स्थित है, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए क्या चलाया नौसेना ने? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। फोर्थ है मिशन सागर। तो भारतीय नौसेना ने मिशन सागर के समग्र दायरे के तहत IOR इंडियन ओशियन रीजन, IOR का मतलब इंडियन ओशियन रीजन और दक्षिणी चीन सागर में 5 देशों को भारतीय नौसेना के जहाजों के जरिए तरल चिकित्सा ऑक्सीजन व अन्य चिकित्सा उपकरणों को पहुंचाया गया। तो ये किससे रिलेट करता है? मिशन सागर से। चलिए, विदेशी सेनाओं के साथ भारत ने कौन कौन से अभ्यास किए हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी वगैरह में तो पूछते ही रहते हैं, यूपी पीसीएस भी पूछता रहता है, जो स्टेट पीसीएस है उनमें भी पूछता है ये सवाल, और ना जाने यूपीएससी भी पूछ ही दे। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं पूछ सकती, पूछ सकती है। तो देखिए नेवेडेक्स 21 ये क्या है? ये अबू धाबी में आयोजित हुआ है और भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने इसमें हिस्सा लिया। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ला पेराउज अभ्यास किस किस के बीच में है? ये आपका भारतीय नौसेना फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, जापान और अमेरिकी सेनाओं के साथ एक अभ्यास है। ठीक। थर्ड वन है IN इंडियन नेवी यूरोपियन संघ नौसेना बल।
इसका भी एक अभ्यास किया गया, कहां पर, अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है इंदिरा नौसेना जो अभियान है, ये किस किस के बीच हुआ, इंदर, ये इंपॉर्टेंट है, भारत प्लस रूस के बीच में, बाल्टिक सी में हुआ, भारत और रूस के बीच में। कटलस जो एक्सप्रेस है, आईएनएस शिप तलवार ने यूएस एफकॉम द्वारा आयोजित 26 जुलाई को केनिया के मोम्बासा में अभ्यास कटलस में भाग लिया। तो कटलस जो एक्सप्रेस है, कटलस जो अभियान है, ये कहां पर हुआ था, केनिया के मोम्बासा में, और इसमें यूएसए और इंडिया और जो केनिया का जो लोकल वहां का नौसेना है उसने भी इसमें भाग लिया। कोकन 21, ये तो आसान है, कोकन किस के बीच में होता है, इंडियन नेवी और यूके नेवी के बीच में हर साल होता है। ये कहां पर हुआ, पोर्ट्समाउथ, यूके में हुआ ये। चलिए अब बात करते हैं मालाबार की, मोस्ट इंपोर्टेंट है मालाबार। मालाबार किस किस के बीच में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आपका यूएसए, 4 देशों की जो कंट्री हैं वो क्या करती हैं, मिलकर एक अभ्यास करती हैं, लगभग हर साल ही करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुपक्षीय अभ्यास होता है, इसमें तीनों सेनाएं हैं वो भी शामिल होती हैं। तो ये अभ्यास कहाँ पे हुआ, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में आयोजित किया गया, मालाबार 21, सिम्बेक्स 21, आईएनए और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में एक अभ्यास किया गया, भारतीय नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में, सिम्बेक्स 21। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति 2021, इंडोनेशियाई नेवी के साथ जो अभियान हुआ। और नेक्स्ट है कोकण शक्ति, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, भारत और यूके की सशस्त्र बलों के बीच में यह अभ्यास हुआ, अरब सागर में इसको आयोजित किया गया। अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, डीआरडीओ के द्वारा एक ये दवाई विकसित की गई है जिसका नाम है 2-ऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-ऑक्सी डी ग्लूकोज पाउडर 2.34G। आपको बस इतना याद रखना, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल जो है ये कौन सी संस्था ने बनाई है, तो सर ये डीआरडीओ ने बनाया। किसके लिए, कोरोना के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है, इसको मंजूरी मिल चुकी है कि आप इसका इलाज कर सकते हो, कोरोना के इलाज में इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अभियान है, वो है आपका पुनीत सागर अभियान, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी। एनसीसी के द्वारा, एनसीसी कैडेट के द्वारा समुद्र के किनारों, समुद्र तटों को प्लास्टिक कचरा और अन्य कचरे को साफ करने के लिए, प्लास्टिक कचरे से मुक्त रखने के लिए जागरूकता अभियान है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका नाम दिया गया है पुनीत सागर अभियान। ये किसने चलाया है, एनसीसी के अंडर में है। और एनसीसी किसके अंडर में आती है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये तमाम जितना भी डिस्कशन है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है केवल वही इसमें इंक्लूड किया गया है, पढ़ने को बहुत सारे पेज हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, बट कोई रेलिवेंट नहीं रखता, ठीक है ना। हर वर्ड पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता, यूपीएससी में तो इतना बड़ा सिलेबस है कि आप दिन रात भी अगर पढ़ते रहोगे तो भी कवर नहीं होगा। तो यू हैव टू स्पेसिफाई सम सिलेबस जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। और वो पता कैसे चलेगा, जब आप पुराने पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती आई है। बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज पढ़ते रहो, पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है और पढ़ने के लिए आपके पास संसाधनों की भी कमी नहीं है, ठीक है। यूपीएससी आपको बोलता है कि आपकी मर्जी है, जितना पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछता बड़े सिंपल है और बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन पूछता, जो चर्चा में रहे वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो भी आपका पूरे ईयर का एक कंपाइलेशन है वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई मिनिस्ट्री के साथ, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन, आपकी जो ये सीरीज है ये लगातार चलती रहे, आपका प्रीलिम्स तक एक क्विक रिवीजन हो जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हाथ में हो जाए, आप अपने जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है, वो आप खुद तैयार कर लो और जब पेपर में जाओ तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपका जो ये करंट अफेयर का जो ये आपके दिमाग में रहता है ना, हुआ कि करंट अफेयर कैसे करेंगे, करंट अफेयर कैसे करेंगे, ये चिंताएं आपकी दूर हो जाए। और मैं अभी भी वो बोलता हूँ कि पास अगर आपको कोई कराएगा तो वो आपका स्टैटिक पोर्शन ही कराएगा, ठीक है। जो करंट अफेयर है ये एक हेल्पफुल एसेट के तौर पर आपकी मदद कर सकता है, बट ये कोर एरिया नहीं है, ये आपको पास नहीं करा सकता। पास आपको कराएगा स्टैटिक पोर्शन जो आपका है, बेसिक जो आपका है
उसको जितना ज़्यादा अच्छा करोगे उतने चांसेस हो जाएंगे कि आपका प्रीलिम्स क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।